गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CRI ऑनलाइन क्लासेस। आज का 9th क्लास का जो टॉपिक है वो है जनसंख्या। जैसे कि मैं आपको जनसंख्या के विषय में, जिस कॉन्सेप्ट के विषय में बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र के अंदर लोग ना रहते हो और भूभाग बहुत विस्तृत है तो उस देश को देश नहीं कहते। जैसे ग्रीनलैंड है, जैसे जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, जैसे जो है ध्रुवीय क्षेत्र है, वहाँ पे कोई नहीं रहता तो उसको देश नहीं कहा जाता। जब देश में लोग रहने लगते हैं तो उस देश को एक नाम मिलता है कि यह रूसिया है, यह अमेरिका है, यह जापान है, यह इंडिया है, पाकिस्तान है। तो इंडिया के अंदर जो जनसंख्या है उसको हम देखते हैं कि जनसंख्या किसी भी देश का वो असर होती है जो उसे यानी जितने कार्यकुशल लोग होंगे उतना अच्छा कमा करके खाएंगे, उतना अच्छा उस देश को ऊंची चोटी पर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे जो आपका 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जो जनसंख्या है वो कितनी थी? 2011 में 12,106 लाख हमारे देश की जनसंख्या रही। इसके बाद जो आपका विश्व में टोटल जनसंख्या का कितने परसेंट थी? 17.5%। ये टोटल हम सारे विश्व में जितने भी लोग रहते थे तो इंडिया के लोग 17.5% इंडिया में अकेले में बस रहे थे, और बाकी जो बच गया 100 में से 17.5% घटा लीजिए, वो जो बच गया वो बाकी विश्व की सारी जनसंख्या हो जाती है। तो इससे देख सकते हैं कि भारत की जनसंख्या लगभग, क्योंकि 20% नजदीक पॉइंट है इसके, तो 5वीं हिस्से की जनसंख्या लगभग हमारे देश में है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूरे विश्व का जैसे हम देखते हैं कितने परसेंट है? 2.4%। 100% का 2.4% इंडिया अपना भूभाग रखता है। और जनसंख्या के लिहाज से जो क्षेत्रफल हमारा इंडिया का क्षेत्रफल जो भूभाग के हिसाब से बनता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे देश का क्षेत्रफल है टोटल। दुनिया का 7वां बड़ा देश है, इससे बड़े 6 देश हमारे इंडिया से बड़े देश हैं। इसके आगे चलते हैं जनगणना। हमारे देश के अंदर अंग्रेजों के राज में सबसे पहले जनगणना हुई 1872 में। 1872 में पहली जनगणना हुई, अंग्रेजों ने कराई 1872 में, और यह एक व्यापक जनगणना नहीं थी। इसमें कुछ कमियां थी, इसकी कमियों को सुधारते हुए एवरी 10 ईयर्स आफ्टर हमारे देश में सेंसस जो है जनगणना के आंकड़े जुटाए गए और जनगणना कराई गई। तो 1881 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष के बाद नियमित जनगणना कराई जाती है। 1881 फिर 1891, इस तरह से एवरी 10 ईयर्स आफ्टर जो है हमारे देश में जनगणना कराई जाती है। जनगणना में क्या क्या जुटाया जाता है कि कितने व्यक्ति क्या काम करते हैं, कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने स्वस्थ हैं, कितने बीमार हैं, हमारे देश के लोग कितने कृषि में बिजी हैं, कितने लोग उद्योगपति या फैक्ट्रीज के अंदर वर्क करते हैं, कुछ कितने सरकारी कर्मचारी हैं, कितने प्राइवेट कर्मचारी हैं, सब कुछ डाटा जुटाया जाता है। और हमारे देश की टोटल इनकम, कितना जीडीपी बनता है, किसका कितना योगदान है, प्राथमिक क्षेत्र का कितना, द्वितीयक क्षेत्र का कितना, तृतीयक क्षेत्र का कितना, ये सब कुछ उसमें आंकड़ों में जुटाया जाता है। इसलिए ये एक बृहत स्रोत है, बड़ा स्रोत है, इसे सोर्स हम कह सकते हैं। हमारे देश के संबंध में विभिन्न प्रकार के आंकड़े जुटाने के लिए जनगणना एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसके बाद हम आगे चलते हैं जनसंख्या घनत्व। प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उनको उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व बता सकते हैं। तो इंडिया का जो जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है। और इसके आगे है बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है? 382 पूरे इंडिया का औसतन 1102
बिहार का अकेले का सबसे ज्यादा बिहार का जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है जब जनसंख्या को एवरी 2 इयर्स 5 इयर्स या 10 इयर्स के आफ्टर, यानी लगभग जनगणना जो है 10 साल बाद ही हो रही है। 10 साल बाद जब आंकड़े जुटाए जाते हैं तो जितनी जनसंख्या बढ़ चुकी है उस आंकड़े को और पहले वाली जनसंख्या से घटा दीजिए, पहले वाली जनसंख्या को बाद वाली जनसंख्या से घटा दीजिए, जो आंकड़ा बचता है वो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या परिवर्तन इसी से संबंधित एक और तथ्य है, उसका मतलब है जनसंख्या परिवर्तन बहुत से कारण से होता है। जैसे किसी देश में महामारी आ जाती है, जैसे किसी देश में युद्ध हो जाते हैं तो लोग या काम नहीं मिलता है, रोजगार की तलाश में दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, या फिर मौसम जलवायु अच्छी नहीं है तो चले जाते हैं, या फिर उपजाऊ भूमि नहीं है तो चले जाते हैं। तो बहुत ऐसी वजह हैं जो लोग अपना मूल निवास स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं, जैसे बिहार, उड़ीसा, बंगाल, यूपी, यहाँ के लोग हरियाणा आकर के रोजगार करते हैं। इसके अलावा जो है आयु संरचना, हमारे देश के अंदर 3 आयु संरचना वाले लोग रहते हैं, किसी भी देश में यही रहता है, लेकिन इंडिया की जनगणना का डिस्ट्रीब्यूशन यही बताता है कि 15 साल तक, जन्म से लेकर 15 साल तक के जो बच्चे हैं वो निर्भर जनसंख्या में से हैं, वो खुद से कमा कर नहीं खा सकते, उनको सेवाओं की जरूरत होती है, उनकी केयर की जरूरत होती है, देखभाल करते माता पिता, तब जाकर के बच्चे पढ़ते लिखते हैं, स्वस्थ रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं। और वयस्क जो होता है 15 से 59, जो उनकी कमाने की एज है अपनी लाइफ के अंदर, बहुत इसमें वो कमा सकता है। और इसके दौरान आप देख सकते हो कि जो वयस्क व्यक्ति होता है 15 से 59 वर्ष के दौरान, इस दौरान वह व्यक्ति अपने जीवन की सबसे कार्यशील आयु की संरचना है उसकी, उसमें वो खूब कमा सकता है और रोजगार प्राप्त करता है, कमाता है, अपने परिवार को पालता है। ये उसकी कार्यशील जनसंख्या का भाग है। हमारे देश में 15 से 59 वाले कार्यशील जनसंख्या और ये है निर्भर जनसंख्या। हम कह सकते हैं इसे निर्भर जनसंख्या, जनसंख्या आयु वर्ग, क्योंकि यह खुद से नहीं कर पाते हैं। और ये है कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या, और ये है निर्भर जनसंख्या, निर्भर जनसंख्या आयु वर्ग। तो ये 59 साल से ज्यादा जो आयु वर्ग के लोग होते हैं वो भी खुद से अपना काम नहीं कर पाते, बुजुर्ग लोगों की सेवाओं की जरूरत होती है, वो अपने काम धंधे अपनी उम्र में युवावस्था में कर चुके होते हैं, लेकिन वो बुढ़ापे में अपने केयर की जरूरत होती है, वो खुद से इतना नहीं कमा सकते, ना अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं। तो इसलिए 59 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं निर्भर हो जाते हैं कार्यशील जनसंख्या पर। तो कार्यशील जनसंख्या का जो एज ग्रुप है 15 से 59, और जो बच्चे होते हैं या फिर बुजुर्ग होते हैं वो निर्भर जनसंख्या आयु वर्ग से संबंधित होते हैं। इसे हम कुल मिलाकर क्या कहते हैं? आयु संरचना कहते हैं, आयु संरचना। अब जनगणना 2011 में देश की साक्षरता दर, क्योंकि हमारे देश में किसी भी देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या को जनगणना के आंकड़ों के द्वारा जुटाया जाता है, और 2011 में हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या औसतन पूरे भारत की क्या रही? 73% टोटल। पुरुष कितने पढ़े लिखे जो पढ़ना लिखना जानते हो? 80.9% पुरुष, और महिलाएं 64.6, ये साक्षर महिलाएं रही। ये हमारा 2011 का इस तरह की समझना है। इसके बाद है व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना किसे कहते हैं? हमारे देश में 3 तरह के व्यवसाय किए जाते हैं, या फिर किसी भी देश में यही रहता है। प्राथमिक व्यवसाय में वे व्यवसाय आते हैं जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन या खेती, बागवानी, जो काम मिट्टी से जुड़े हुए काम हैं, जो खेती से जुड़े हुए काम हैं, तो उनको हम इसमें शामिल करेंगे। मुर्गी पालन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये गार्डनिंग का काम है, वो सारा इसमें आएगा। तो प्राथमिक व्यवसाय में किसान वर्ग इससे डायरेक्टली लिंक होते हैं। और दूसरा जो आयु वर्ग होता है, दूसरा व्यवसायिक जो संरचना है, उसमें कौन सा वर्ग आएगा? इसमें कारखाने आते हैं, जो कि कच्चा माल जो खदानों से प्राप्त होता है या फिर खेती से प्राप्त होता है। खदानों में जो काम चलता है, जो खदान होती है, माइंस होती है, वो भी प्राथमिक वर्ग का ही हिस्सा है, प्राथमिक वर्ग में ही काउंट होगा। और दूसरे वर्ग के अंदर, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर
जो प्राथमिक वर्ग ने जो उत्पाद तैयार कर दिया या जो प्रोडक्शन कर दिया, उस प्रोडक्शन का इस्तेमाल दूसरा व्यावसायिक वर्ग करेगा, दूसरा क्षेत्रक करेगा। और दूसरा क्षेत्रक होता है फैक्ट्री। फैक्ट्री कच्चे माल के रूप में या तो खेती से प्राप्त चीज को इस्तेमाल करती है या फिर खानों से प्राप्त चीज को इस्तेमाल करती है। जैसे उदाहरण के लिए माइन से लोहा निकलता है और उस लोहे का इस्तेमाल मशीनों के जरिए विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने के लिए फैक्ट्रियों में किया जाता है, या नमक को उत्पादित किया जाता है विभिन्न प्रकार के कारखानों में, या शुगर जो है वो गन्ना होता है खेती में पैदा होता है, उसका इस्तेमाल चीनी बनाने के लिए या जो विभिन्न प्रकार का मीठा गुड़ ये सब बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार आप देखते हो कि जो कच्चा माल है या तो खेती से आता है या फिर खदानों से आता है, उसका इस्तेमाल द्वितीयक क्षेत्र करता है यानी फैक्ट्रीज करती हैं, उसको हम द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। तृतीयक क्षेत्र जो है वो इन दोनों क्षेत्रों को सेवाएं देने का काम करता है। गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, प्राइवेट सर्विसेज होती हैं। जो सेवा क्षेत्र होता है उसके अंदर सर्विस सेक्टर बोला जाता है, उसको तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। और तृतीयक क्षेत्र हमारे देश में आज बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे देश के अंदर ही युवा वर्ग नहीं कमा रहा है, वह दूसरे देश के अंदर भी जाकर के कमाने लग रहा है, दूसरे देश से भी कमा करके हमारे देश में पैसे आ रहे हैं। तो इस प्रकार जो आप देखते हो कि जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में बीमा कंपनी, संचार या फिर आपकी विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं, जो सेवाएं होती हैं, चाहे वो बीमा का हो या डॉक्टर की सेवाएं हो या फिर आप टीचर की सेवाएं हो, इन सबको हम सर्विस सेक्टर में काउंट करेंगे। और तीनों क्षेत्रों की कुल आय जीडीपी होती है। देश की सकल घरेलू उत्पाद इन तीनों क्षेत्रकों से मिला के बनता है, प्राथमिक से, द्वितीयक से और तृतीयक से। इन तीनों का जो रिजल्ट बनता है वो होता है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी, जिस देश की जीडीपी ज्यादा होती है उस देश की प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा होती है। हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि प्रति व्यक्ति आय इतना ऊपर उठती हुई नजर नहीं आती, लेकिन देश के अंदर संसाधन बहुत है। ये आपका जो टॉपिक है यहाँ तक कराया गया है। इस टॉपिक के इन बिटवीन क्वेश्चंस आप रिवाइज करें और उनको अपनी नोटबुक में राइट करें, इस चैप्टर को रीड करें। थैंक यू।